जी हमारा सीरीज़ ऑफ MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 है और इसका जो टाइटल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 तरह की होती हैं, ठीक है। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट और लास्ट है नोट्स टू द अकाउंट। नोट्स टू द अकाउंट का मतलब होता है जी वर्किंग, किस तरह आपने कोई चीज़ निकाली है। इससे पहले कि लेक्चर की तरफ जाएं तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कर लें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अभी पहला जो टॉपिक है वो है जी पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते क्यों हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके जी हमारा बिज़नेस अभी किस हालत में चल रहा है, हमारे बिज़नेस के ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ हैं या हमारा बिज़नेस कितना प्रॉफिट गेन कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हमें पता चल सकती हैं। कितना हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है या हमारे जो एसेट्स हैं वो कितने बड़े हैं या कम हुए हैं, ये तमाम चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। अगर हम इसे फॉर्मली पढ़ना चाहें तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिट्स इट्स यूजर्स द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो एनालिसिस ऑफ एनी एंटिटी। ठीक हो गया? ये जो बात मैंने पहले आपको बताई है ये इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ पे। बैलेंस शीट का क्या काम है जी? ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है जी कितने एसेट्स और लायबिलिटीज़ इस वक्त किसी भी बिजनेस के हैं। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट है, ये हमें प्रॉफिट के रिलेटेड चीज़ें बताती है और कितना जी इनकम हमारी हुई थी या रेवेन्यू जनरेट हुआ था, उसमें से कितने एक्सपेंसेस हम हमारे डिवाइड माइनस कर दिए हैं तो उसके एंड पे हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है एक स्पेसिफिक डेट पे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ये चीज़ हमें जी बताती है कि जी कितना जो एक बिज़नेस है उसमें डेट टू इक्विटी रेशो, मतलब इस तरह कितना बिज़नेस जो है वो लोन पे चल रहा है और कितना जो है इक्विटी पे चल रहा है, इस चीज़ के बारे में जो है ना वो तमाम बातें ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो इसके बारे में किसी भी स्पेसिफिक डेट पे बता सकती हैं कि अगर ये स्टेटमेंट्स हमने तैयार की होंगी तो ये तमाम चीज़ें इजीली हम बता सकते हैं। नोट्स टू द अकाउंट क्या होता है? ये डिस्क्लोजर होता है या पॉलिसीज होती हैं या एक्सप्लेनेशन होती हैं, इसे हम नोट्स टू द अकाउंट कहते हैं। इसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जी। किस किस्म के बनाते हैं जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, ये दो तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं ये जी कॉस्ट अकाउंटेंट्स बनाते हैं। इसके बाद जी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ के जी कितने किस्म के बिजनेसेस होते हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है, एक ट्रेडिंग होती है और एक सर्विसिंग होती है। 3 तरह की जी टोटल एंटिटीज़ हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वो है जो जी चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर रही होती है, खुद ही बना रही होती है। ट्रेडिंग एंटिटी वो होती है जो फिनिश गुड्स को ख़रीद के उसको ऊपर ट्रेड करके और उसे सेल आउट करती है और उसका जो प्रॉफिट है उसी ट्रेडिंग से निकलता है। और सर्विसिंग एंटिटीज़ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो इनटेंजिबल एसेट्स को जो है ना प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक हो गया? ये इजी है, आप एक दफ़ा बस पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर इन तीनों एंटिटीज़ की इन्वेंट्री होती है। अब इन्वेंट्री क्या होती है जी? आपने लफ्ज़ तो सुना होगा इन्वेंट्री। तो अभी हम इन्वेंट्री पढ़ लेते हैं, इन्वेंट्री होती क्या है।
It is a cost held in material supplies, work in process and finished goods that will provide economic benefit in future. और इसी इन्वेंट्री को हम अपना स्टॉक भी कहते हैं। दो अल्फाज हैं, इनको आप स्टॉक कह लें या इन्वेंट्री कह लें, सेम बात है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जी आपके पास पड़ी हुई हैं, जिन चीज़ों ने का कुछ ना कुछ प्राइस होती है, कुछ ना कुछ नहीं, इनकी प्राइस एक होती है और वो बेनिफिट जो है आपको इन फ्यूचर मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ें प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और आपके पास वो स्टॉक में जमा होती जा रही है और सेल आउट नहीं हो रही, तो फ़ायदा ही नहीं है, आपका बिजनेस तो नुकसान में चला जाएगा। तो अभी ये कुछ डिवीजन हुई हुई है। जो इन्वेंट्री है वो तीनों जो एंटिटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ट्रेडिंग एंटिटी और सर्विसेज एंटिटी, उनकी क्या क्या होती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मटेरियल एंड सप्लाईज इन्वेंट्री हो सकती है, मतलब रॉ मटेरियल उनका पड़ा हो सकता है। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ऐसी इन्वेंट्री है जी जो ना फिनिश गुड्स है ना रॉ मटेरियल में वर्क इन प्रोसेस चल रही है। और इसके बाद फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो सकती है, ऐसी चीज़ें जो फिनिश्ड हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक सेल आउट नहीं हुई। ये तीनों इन्वेंट्रीज एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की होती हैं। जो ट्रेडिंग इन्वेंट्री है उसकी जो ट्रेडिंग एंटिटी है उसकी जो इन्वेंट्री होगी वो फिनिश गुड्स या परचेज गुड्स की शक्ल में होगी, क्योंकि इनका जो डीलिंग है वो सिर्फ फिनिश गुड्स में, ये फिनिश गुड्स परचेज करती हैं और उन्हें ट्रेड करके सेल आउट करती हैं, और जो उनका डिफरेंस होता है वो इनका प्रॉफिट होता है। जो सर्विसेज एंटिटी है उसका जो इन्वेंट्री है वो वर्क इन प्रोसेस है, मतलब कि लाइक इन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड कर दी है, लेकिन उसकी जो आपको बेनिफिट है वो तभी जाके रियलाइज़ होगा जब आप सर्विस मुकम्मल तौर पे उस नेक्स्ट अपने कस्टमर को या नेक्स्ट बिजनेस को आप प्रोवाइड कर चुके होंगे। तो इसलिए इसे वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री कहते हैं। फिर इसकी लोकेशंस आ जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की जो रॉ मटेरियल है वो स्टोर में पड़ा होता है, वर्क इन प्रोसेस वर्कशॉप में होती है, और फिनिश गुड्स जो होते हैं गोडाउन या वेयर हाउसेस में पड़े होते हैं। इसी तरह जो ट्रेडिंग एंटिटी है उसका जो इन्वेंट्री है वो परचेज गुड्स है और वो हमेशा शोरूम या गोडाउन में पड़ी होंगी। और इसी तरह जो सर्विसेज एंटिटी है उसकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है और वो किसी वर्कशॉप या वर्क प्लेस पे पड़ी होगी। अभी इन्वेंट्रीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मतलब ये आपको भी क्लियर हो चुकी है बात। कॉस्ट अकाउंटेंट्स दो तरह की स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का, ठीक है। तो अभी हम इसको ना एक दफ़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है जी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कि आपने जी इसके जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो कितना है। सबसे पहले हम जी ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेंगे, जो हमारी लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेजेस, जितनी हमने परचेजेस की हैं इस साल में, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल देंगे जी, मटेरियल जो हमारे पास पड़ा होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अभी जो परचेजेज होती हैं उसको फर्दर किस तरह हम ऐड, जो नेट परचेज है वो किस तरह निकालेंगे जी, परचेजेस जो हमने परचेज़ की, उसके बाद ऑल रिसीविंग एंड हैंडलिंग एक्सपेंस, मतलब कि उसको लाने के लिए जो हमने एक्सपेंस यूज़ किया उसको ऐड कर लेंगे। उसमें से वो गुड्स जो हमने वापस रॉ मटेरियल वापस भिजवा दिया उसको माइनस करेंगे, और उसके बाद जो हमें
डिस्काउंट मिला है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट परचेजेस की वैल्यू निकल आएगी। ये इससे तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकल आया। एक दफ़ा फिर समझ लें, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्लस नेट परचेजेस, इससे हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ निकल आते हैं। उसमें से जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड फॉर द ईयर है वो निकल आएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकल आया। इसमें हम जब डायरेक्ट लेबर जो है उसको ऐड करते हैं तो हमारी प्राइम कॉस्ट निकल आती है। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट लेबर ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट निकल आई। जब इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल आएगी। यहाँ तक तो समझ आ गई आपको ना? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट होती है। जब हम इसमें एडजस्ट करते हैं वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को तो हमारी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकल आती है। अभी हम इसको किस तरह ऐड करेंगे जी? देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री को हम प्लस करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर निकलती है। उसमें से जब हम वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकल आएगी। ये एक स्टेटमेंट है जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स बनाते हैं। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर हम ओपनिंग मतलब कि फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री है उसको एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आती है। और यही वो वैल्यू होती है जो हम इनकम स्टेटमेंट मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं। सेल्स में से माइनस जो करते हैं यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ये वो वैल्यू है। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की ऐड की, उसमें से हमारे पास जो निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, मतलब कि जो गुड्स हमारी सोल्ड होनी है उसकी कितनी कॉस्ट है, उसमें से जब हम फिनिश गुड्स निकाल देते हैं जिसकी इन्वेंट्री क्लोजिंग फिनिश गुड्स हम उसकी इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स टू सोल्ड निकल आती है। ये स्टेटमेंट अभी आपको समझ आ गई है। इसके बाद ये एक बात है जी, 6 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट के 3 है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सेम इन्वेंट्रीज के हैं, मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ये किस तरह बनती है, इसके जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मटेरियल कंज्यूम किस तरह निकलता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक हो गया। उसके बाद प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट किस चीज़ की होती है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में जब आप डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं जो प्राइम कॉस्ट निकल आती है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलती है जी? जब आप प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को ऐड करते हैं तो ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है। और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जितना भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी वो तमाम फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आ जाती है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में भी क्या हो सकती है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, बिल्डिंग नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये तमाम चीज़ें फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का हिस्सा हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू डिज़ाइन एंड कॉर्पोरेशन, और हमने इसमें से प्राइम कॉस्ट और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। सबसे अभी प्राइम कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये देख लें जी, प्राइम कॉस्ट उन्होंने इसी तरह निकाली है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड किया है तो प्राइम कॉस्ट निकल आई है। फैक्ट्री कॉस्ट किस तरह निकलती है? प्राइम कॉस्ट में उसने फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया है तो
फैक्ट्री कॉस्ट निकल आई है। मैं वैल्यूज़ आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। डाटा दिया हुआ है, डाटा के बाद हमें निकालना है क्या जी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ये दो चीज़ें अभी निकालनी है। मटेरियल कंज्यूम तो वही सेम है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस। अगर कोई नेट परचेजेस निकालने के लिए देख जी, नेट परचेजेस के लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं जी, परचेज़ किया उसमें से कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दी हैं और जो कैरेज इनवर्ड है उसको ऐड कर लिया और उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया तो मटेरियल कंज्यूम निकल आया। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में आपको मैंने पहले भी बताया, जो जो चीज़ें इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो तमाम फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के अंदर मौजूद होती हैं। पावर, हीट एंड लाइट, इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एक्सपेंस, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये तमाम चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ डाटा दिया हुआ है और इसमें से हमें बनाना क्या है जी, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ तक हमने निकालना है। सेम सबसे पहले हम जी प्राइम कॉस्ट तक निकल जाएंगे, प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड्स उसमें ऐड कर लेंगे तो जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकल आएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है और इसमें से हमें जो कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। वही सेम चीज़ें, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल आया। डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल आएगी और इसमें जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल आएगी। ये हमारा लेसन नंबर 3 था। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।